हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार, सभी का वेलकम इस क्लास में। यू ऑल आर वेलकम टू दिस क्लास। फ्रेंड्स, लाइव क्लास में जितने स्टूडेंट्स ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं वो कंफर्म कर देंगे क्विकली आपका ऑडियो वीडियो आपको एक्सेसिबल है। ऑल लाइव क्लास स्टूडेंट्स हु हैव ऑलरेडी ज्वाइंड, प्लीज कंफर्म योर ऑडियो वीडियो इज एक्सेसिबल, इट इज ओके। कर देंगे कंफर्म क्विकली सो दैट हम डिस्कशन को शुरू कर सकें। तो चलें शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। आज का हमारा डिस्कशन एक बार फिर से हमारा बेस बिल्डिंग क्लास है जो हम मॉड्यूल ए चैप्टर 3 के ऊपर कर रहे हैं KYC। इसमें कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन हम दोनों को डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ आज हम क्वेश्चन से शुरू कर रहे हैं। ये क्वेश्चंस जो लास्ट सेशन में हमने कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया उसके ऊपर बेस्ड हैं। अगर आपने लास्ट सेशन को वॉच नहीं किया तो पहले उसको देख लेना और फिर इन क्वेश्चंस को करना। व्हाट इज मैक्सिमम एग्रीगेट बैलेंस ऑफ ऑल डिपॉजिट अकाउंट इन नॉन फेस टू फेस कस्टमर विद OTP बेस्ड eKYC ऑफ आधार। जो नॉन फेस टू फेस कस्टमर्स आते हैं उनके अकाउंट हम ओपन करते हैं, उनमें अकाउंट में एग्रीगेट बैलेंस डिपॉजिट अकाउंट में कितना हो सकता है। मैक्सिमम 1 लाख और ₹2 लाख और ₹3 लाख और ₹4 लाख। यस, दे दीजिए आंसर। आई एम वेरी श्योर कि आप आसानी से आंसर प्रोवाइड कर सकते हैं। सो व्हाट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? सो 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख या 4 लाख। तो हमारा ऑप्शन आंसर है ₹1 लाख। एग्रीगेट बैलेंस 1 लाख से ज्यादा नहीं होगा। व्हाट इज मैक्सिमम एग्रीगेट ऑफ ऑल क्रेडिट्स? तो ऊपर हम बात कर रहे थे बैलेंस की और यहाँ पे हम टोटल क्रेडिट की बात कर रहे हैं इन ए फाइनेंशियल ईयर इन दीज टाइप ऑफ अकाउंट्स टेकन टुगेदर। इट इज ₹1 लाख, ₹2 लाख, ₹3 लाख या ₹4 लाख। तो कितना बनता है एग्रीगेट क्रेडिट इन ऑल दीज अकाउंट्स टेकन टुगेदर? एग्रीगेट बैलेंस हमने ऊपर नोट किया 1 लाख था। आई एम श्योर इस क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हैं प्रोवाइडेड आपने लास्ट सेशन में जो कुछ हमने डिस्कस किया उसको ठीक से आपने अंडरस्टैंड कर लिया हो। यस, वेरी करेक्ट, इट इज ₹2 लाख। सो 2 लाख हमारा आंसर बनेगा। ऑप्शन बी इज आवर आंसर, ₹2 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट इज मैक्सिमम एग्रीगेट अमाउंट ऑफ टर्म लोन सैंक्शन फॉर बोरोल अकाउंट्स इन दीज टाइप ऑफ अकाउंट्स? सो अगर हम टर्म लोन सैंक्शन करते हैं तो उसका एग्रीगेट अमाउंट कितना हो सकता है? ₹50,000, ₹60,000, ₹70,000 या ₹80,000? So what is aggregate amount of term loan sanctioned? So aggregate amount of term loan sanctioned is ₹60,000, ज्यादा से ज्यादा 60,000. Next question. For how long are both deposit and borrow accounts allowed for non-face-to-face with OTP based eKYC? तो हमने यहाँ पे बताना है टाइम पीरियड कितने के लिए हम इसको परमिट करते हैं। So how much is the time period? 6 months हैं, 9 months हैं, 12 months हैं या 15 months हैं? What is the time period? कितने पीरियड के लिए इन अकाउंट्स को हम कंटिन्यू कर सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 4। सारे के सारे रेडी क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अगर आपने अपने बेस को स्ट्रॉन्ग कर लिया तो बड़ी आसानी से एक ही बार में हम इस एग्जाम को पास कर सकते हैं। सो दिस पीरियड इज 12 मंथ्स, 12 महीने का ये पीरियड रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशियल ओनर्स। तो क्वेश्चन हमारे खत्म हुए, अब हम अगले पार्ट के ऊपर पहुंच गए हैं। बेनिफिशियल ओनर, बेनिफिशियल ओनर कौन होता है?
So beneficial owner is a person who enjoys benefit of ownership, though proprietary title is another name. So यहाँ पे जिसकी प्रॉपर्टी है, जिसका अकाउंट है, वो नाम कुछ अलग होता है। जैसे XYZ लिमिटेड एक कंपनी है, या एक ट्रस्ट है, या एक पार्टनरशिप है, तो इसका बेनिफिट इनको नहीं मिल रहा होगा, किसी और को मिल रहा होगा। वो पर्सन जिसको इनका बेनिफिट मिल रहा है, तो उनको हम कहते हैं बेनिफिशियल ओनर। जैसे पार्टनरशिप के केस में पार्टनर हो गया, तो उनको हम कहते हैं बेनिफिशियल ओनर। इनके आइडेंटिफिकेशन के बारे में क्या रूल्स है? द क्राइटेरिया फॉर डिटर्मिनिंग ऑफ बेनिफिशियल ओनरशिप एसेंशियली आर। तो बेनिफिशियल ओनरशिप उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, डिटर्मिन करने के लिए क्राइटेरिया क्या है? ओनरशिप और एंटाइटलमेंट इन कैपिटल, प्रॉपर्टी और बेनिफिट ऑफ द एंटिटी मीटिंग सर्टन थ्रेशोल्ड वैल्यू। तो उस एंटिटी के अंदर उनकी ओनरशिप कितने % है, या उनकी एंटाइटलमेंट कैपिटल में कितनी है, या प्रॉपर्टी में उनकी एंटाइटलमेंट कितनी है, या जो बेनिफिट मिल रहे हैं उनमें उनकी ओनरशिप कितनी है। तो ये डिफरेंट क्राइटेरिया हो गए। सो इस क्राइटेरिया में हमारे पास कौन कौन से क्राइटेरिया आ गए? ओनरशिप एक क्राइटेरिया आ गया, एंटाइटलमेंट इन कैपिटल दूसरा क्राइटेरिया आ गया, प्रॉपर्टी तीसरा क्राइटेरिया आ गया, बेनिफिट एक और क्राइटेरिया आ गया। तो अब हम दूसरे क्राइटेरिया को लेते हैं, कंट्रोल एक्सरसाइज्ड ओवर एक्टिविटीज ऑफ द एंटिटी थ्रू एनी अदर मीन्स। किसी भी और तरीके से अगर कोई पर्सन कंट्रोल एक्सरसाइज करता है उस एंटिटी की एक्टिविटीज का, जैसे कंपनी की एक्टिविटीज को कौन कंट्रोल कर रहा है, डायरेक्टली वो हमें नजर नहीं आ रहा कि उसकी इतने % कैपिटल है, तो अगर कोई पर्सन कंट्रोल कर रहा है उस कंपनी की एक्टिविटीज को, एंटिटी की एक्टिविटीज को, तो वो भी एक क्राइटेरिया हमारे लिए बन जाता है फॉर डिटर्मिनिंग बेनिफिशियल ओनरशिप। थ्रेशोल्ड वैल्यूज इन रिस्पेक्ट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ लीगल पर्संस आर इंडिकेटेड बिलो। जो थ्रेशोल्ड वैल्यूज हैं डिफरेंट टाइप ऑफ लीगल पर्संस के केस में, XYZ लिमिटेड के केस में यानी कंपनी के केस में, ट्रस्ट के केस में, पार्टनरशिप के केस में जो थ्रेशोल्ड वैल्यूज हैं, अब हम उन वैल्यूज को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, वो वैल्यूज कितनी कितनी है, वहां से सीधे वो क्वेश्चंस बनते हैं। और यहाँ से देखें कौन कौन से क्वेश्चंस बनते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि बेनिफिशियल ओनर क्या होता है, तो ये हमारा एक क्वेश्चन बन गया। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्राइटेरिया फॉर डिटरमिन ओनरशिप, तो ये हमारे दो डिफरेंट क्राइटेरियाज बन गए, तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन आ गया। अब इसके बाद ये जो हम थ्रेशोल्ड वैल्यूज लेंगे तो वो हमारे और 3-4 क्वेश्चन बन जाएंगे। तो चलिए, इतने सारे क्वेश्चन जब बन रहे हैं तो देखें हम कि वो थ्रेशोल्ड लेवल्स क्या हैं। तो पहले हम लेते हैं कंपनी के केस में। अगर वो एक कंपनी है तो कंपनी के केस में मोर देन 10% शेयर इन कैपिटल और प्रॉफिट अगर किसी का है तो उसको हम बेनिफिशियल ओनर बना देंगे। मोर देन 10%। और दूसरा क्राइटेरिया क्या है? कंट्रोल राइट्स, अपॉइंटिंग मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स, कंट्रोल मैनेजमेंट और पॉलिसी डिसीजंस। अगर कोई ऐसा पर्सन है जो मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर सकता है, या मैनेजमेंट का कंट्रोल अपने पास रखता है, या वो पॉलिसी डिसीजन ले लेता है, तो उसको भी हम बेनिफिशियल ओनर कंसिडर करेंगे। तो अगर हम वैल्यू क्राइटेरिया लेते हैं तो मोर देन 10%। सो प्रीवियसली दिस क्राइटेरिया यूज्ड टू बी 25%, लेकिन अब उसको रिड्यूस कर दिया है 10% में। इसके अलावा नॉन वैल्यू क्राइटेरिया कंट्रोल राइट्स की फॉर्म में, और ये किस केस में है? कंपनी के केस में इस क्राइटेरिया को हम फॉलो करेंगे।
अगर ये पार्टनरशिप है और वो भी रजिस्टर्ड पार्टनरशिप है तो मोर देन 10% शेयर इन द कैपिटल और प्रॉफिट्स, तो उस फर्म में जिस किसी पार्टनर का शेयर 10% से ज्यादा है तो उसको भी हम बेनिफिशियल ओनर ले लेंगे। प्रीवियसली दिस 10% यूज्ड टू बी 15%, लेकिन अब ये 15% को रिड्यूस करके 10% किया गया है। नाउ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स और एसोसिएशन ऑफ पर्संस इंक्लूडिंग अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप्स और सोसाइटीज और ट्रस्ट तो इन केसेस के अंदर तो ये सारे के सारे अनरजिस्टर्ड हैं, तो इन केसेस में मोर देन 10% कैपिटल और प्रॉफिट और प्रॉपर्टी, तो प्रीवियसली दिस वाज यूज्ड टू बी 15%। अब रजिस्टर्ड जो ट्रस्ट हैं, ऑथर हो उनके ट्रस्टी हो, ऑथर मीन्स जिसने वो ट्रस्ट बनाया है, ट्रस्टी मीन्स वो पर्सन जो उसको मैनेज कर रहे हैं, बेनिफिशरीज जिनका 10% या उससे ज्यादा इंटरेस्ट हो, एंड एनी अदर पर्सन एक्सरसाइजिंग इफेक्टिव कंट्रोल। तो यहां पे भी पहले 15% हुआ करता था लेकिन अब उसको रिड्यूस कर दिया है 10% में। तो ये सारे के सारे यहाँ पे 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए। अब हमारा काम आसान ये हो गया कि पहले कहीं 25 था कहीं 15 था तो हम उसको थोड़ा कंफ्यूज कर जाते थे, लेकिन अब ये सभी केसेस के अंदर 10% हो चुका है। और रूल ये भी कहता है इफ नो नेचुरल पर्सन फुलफिलिंग द क्राइटेरिया कैन बी डिटरमिन्ड, इंडिविजुअल होल्डिंग सीनियर मैनेजिंग पोजीशन विल बी कंसिडर्ड एज बेनिफिशियल ओनर। तो अगर नेचुरल पर्सन, इफ नो नेचुरल पर्सन फुलफिलिंग द क्राइटेरिया कैन बी डिटरमिन्ड, तो अगर हम ए को, बी को, सी को पता नहीं लगा सकते कि कौन इसमें बेनिफिशियल ओनर है तो हम इस क्राइटेरिया को फुलफिल करेंगे। इंडिविजुअल हु इज होल्डिंग सीनियर मैनेजिंग पोजीशन, तो उसी को हम बेनिफिशियल ओनर कंसिडर करेंगे। तो आई होप ये सारे के सारे रूल्स को आपने अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। तो चलिए अब चलते हैं हम इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस की ओर। तो दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन, हु इज या व्हाट इज बेनिफिशियल ओनर। तो ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं। सो सभी ऑप्शन को केयरफुली रीड करेंगे और फिर आंसर को आप लोकेट करेंगे। ए पर्सन हु ओन्स द प्रॉपर्टी टाइटल, a person who enjoys benefit of ownership through property's title is another name. A person who has control over activities of the entity. A person who has a senior managing position in the entity. हमने यहाँ पे ब्रॉडर जो डेफिनेशन है उसको बताना है। तो व्हाट इज द आंसर फॉर दिस? So this is the person who enjoys the benefits of ownership. Directly नहीं, property's title is in another name. So directly नहीं लेकिन indirectly वो benefit enjoy करता है ownership के। तो this is most appropriate answer. Option B is the answer. What are criteria to determine beneficial ownership? इसको determine करने का criteria क्या है? ओनरशिप और एंटाइटलमेंट कैपिटल के अंदर, प्रॉपर्टी और बेनिफिट ऑफ एंटिटी मीटिंग सर्टन थ्रेशहोल्ड वैल्यू, कंट्रोल एक्सरसाइज्ड ओवर एक्टिविटीज ऑफ द एंटिटी थ्रू एनी अदर मीन्स, बोथ ए एंड बी या इनमें से कोई भी नहीं है। तो हमने बताना है क्राइटेरिया बेनिफिशियल ओनरशिप को डिटरमिन करने का। सो व्हाट शैल बी द आंसर हियर? क्या आंसर हमारा बनता है? बेनिफिशियल ओनरशिप डिटरमिन करने का क्राइटेरिया। तो थोड़ा सा रिकॉल करें, हमने इसी सेशन में क्या डिस्कस किया था। ए भी बनता है और बी भी बनता है। सो दिस मीन आवर ऑप्शन विल बी सी ऑप्शन। तो आंसर हमारा बन गया सी ऑप्शन। What is the threshold level for beneficial ownership in a registered partnership? Registered partnership के अंदर
बेनिफिशियल ओनरशिप क्राइटेरिया का थ्रेशोल्ड लेवल क्या है? मोर देन 5% इन शेयर इन कैपिटल और प्रॉफिट, more than 10% share in capital or profit, more than 15% share in capital or profit, more than 20% share in capital or profit। तो देखिए कौन सा आंसर बनता है क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। What is the answer for question number 3? तो आंसर हमारा बनता है more than 10% share in capital। अगर ये प्रीवियस सिचुएशन होती तो फिर हमारा ऑप्शन सी आंसर करेक्ट होता। व्हाट इज थ्रेशोल्ड लेवल फॉर बेनिफिशियल ओनरशिप इन ए रजिस्टर्ड ट्रस्ट? अगर वो रजिस्टर्ड ट्रस्ट है तो उसमें बेनिफिशियल ओनर हम किसको मानेंगे? ऑथर, ट्रस्टी, बेनिफिशियरी हैविंग 5% और मोर इंटरेस्ट, हैविंग 10% और मोर इंटरेस्ट, हैविंग 15% और मोर इंटरेस्ट, या हैविंग 20% और मोर इंटरेस्ट। तो किसको मानेंगे हम बेनिफिशियल ओनर? क्वेश्चन नंबर 4। तो बेनिफिशियल ओनर होगा 10% और मोर वाला, द पर्सन हु हैज 10% और मोर इंटरेस्ट इन दैट ट्रस्ट। यहां पे हम रजिस्टर्ड ट्रस्ट की बात कर रहे हैं। Next question, what is threshold level for beneficial ownership in a registered company? More than 5% share in capital or profit, more than 10%, more than 15% या more than 20%। बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, अब हमने इसको ठीक से अंडरस्टैंड कर लिया है। तो बता दीजिए क्या आंसर बनता है क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। So what is the answer for question number 5? एक बार फिर से बहुत आसान। सो यस इट इज 10%, मोर देन 10%। ऑप्शन बी इज आवर आंसर। हु इज कंसिडर्ड एज बेनिफिशियल ओनर इफ नो नेचुरल पर्सन फुलफिलिंग द क्राइटेरिया कैन बी डिटरमिन्ड? अगर कोई नेचुरल पर्सन जो क्राइटेरिया को फुलफिल करता है उसको हम डिटरमिन ना कर सकें तो उस केस में बेनिफिशियल ओनर हम किसको मानेंगे? इंडिविजुअल होल्डिंग सीनियर मैनेजिंग पोजीशन, इंडिविजुअल होल्डिंग जूनियर मैनेजिंग पोजीशन, इंडिविजुअल होल्डिंग मिडल मैनेजमेंट पोजीशन, या इंडिविजुअल होल्डिंग एनी मैनेजमेंट पोजीशन। तो किसको हम कहेंगे बेनिफिशियल ओनर इन दीज सर्कमस्टांसेस? तो हु विल बी कंसिडर्ड, किसको मानेंगे? क्वेश्चन नंबर 6। तो द पर्सन होल्डिंग सीनियर मैनेजिंग पोजीशन, जिस पर्सन के पास सीनियर मैनेजिंग पोजीशन है उसको माना जाएगा। फ्रेंड, इससे पहले कि हम अगले पार्ट को डिस्कस करें, दिस इज इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर यू। क्या आप अपना प्रेपरेशन IIBF को यूज करके कर रहे हैं? आर यू यूजिंग IIBF बुक्स फॉर प्रेपरेशन? अगर ऐसा है तो यू मे बी फेसिंग सम इश्यूज। नंबर 1, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। इन बुक्स में जो कुछ लिखा है, जैसे लिखा है, उसको अंडरस्टैंड करने में आपको डिफिकल्टी लगती है। आप उसको बार बार पढ़ते हैं, अंडरस्टैंड कर लेते हैं, फिर भूल जाते हैं, और इनके कारण लॉट ऑफ टाइम आपको कंज्यूम करना पड़ता है, और टाइम आपके पास पहले से ही कम है, फुल डे यू आर वर्किंग इन द बैंक। देन फ्यू प्रैक्टिस क्वेश्चंस। इस बुक्स के अंदर जो प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हैं, बुक्स को क्वेश्चन प्रैक्टिस तो दिए हैं लेकिन फ्यू प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए हैं जिससे आप एडिक्वेट प्रैक्टिस नहीं कर पाते। तो इनका सॉल्यूशन क्या है? इनका सॉल्यूशन है हमारे बेस्ट क्वालिटी लो प्राइस्ड वीडियो लेसन्स। तो इन वीडियो लेसन की क्वालिटी बेस्ट होती है लेकिन प्राइस हमने बहुत कम रखी है। इनका बेनिफिट आपको क्या होता है? इन वीडियो लेसन में जो हम कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करते हैं वो बहुत सिंपल करके करते हैं, जिसको आप बहुत इजीली, बहुत क्विकली अंडरस्टैंड कर जाते हैं। यानी आपकी ये प्रॉब्लम भी समाप्त और आपकी ये प्रॉब्लम भी खत्म। हमारा जो क्वेश्चन बैंक है जिसमें हम लॉट मैनी मल्टी चॉइस क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं, तो आपकी प्रैक्टिस के लिए वो बहुत यूजफुल है।
इसके अलावा एग्जाम के पास जाकर के मेमोरी रिकॉल्ड क्वेश्चन जो है MRQ वो भी हम प्रोवाइड करते हैं। अगर इतना कुछ अवेलेबल है जो आपको एक ही बार पेपर पास करने में काफ़ी हेल्प कर सकता है तो व्हाई नॉट टू हैव इट। तो ये अवेलेबल कहाँ पे है? ये अवेलेबल है हमारी ऐप के थ्रू या अवेलेबल है हमारी वेबसाइट के थ्रू। तो आप इनको यूज़ करें और इनका बेनिफिट लें। चलिए अब अगले पार्ट में चलते हैं। अगला पार्ट हमारा है CKYCR यानी सेंट्रल KYC रिकॉर्ड रजिस्ट्री। इससे रिलेटेड क्या क्या इंपॉर्टेंट है एग्जाम के अंदर? इट इज एन एंटिटी ऑथोराइज्ड टू रिसीव, स्टोर, सेफगार्ड एंड रिट्रीव KYC रिकॉर्ड्स ऑफ कस्टमर इन अ डिजिटल फॉर्म। तो इसको अथॉरिटी दिया हुआ है कि ये KYC रिकॉर्ड ऑफ कस्टमर डिजिटल फॉर्म में रिसीव करती है, उनको स्टोर करती है, उनको सेफगार्ड करती है और उनको रिट्रीव करती है शेयर करने के लिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अथोराइज्ड सरसाई टू एक्ट एज एंड टू परफॉर्म फंक्शंस ऑफ CKYCR। सो CKYCR के फंक्शंस कौन सी संस्था बना रही है? तो सरसाई नाम की ये संस्था है, सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ सिक्योरिटाइजेशन एसेट रिकंस्ट्रक्शन एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऑफ इंडिया। ये वही संस्था है जो सरफेसी एक्ट में हम स्टडी करते हैं फॉर द पर्पज ऑफ चार्ज रजिस्ट्रेशन। इन रूल्स में बैंकों का ऑब्लिगेशन क्या है? बैंक्स आर टू कैप्चर KYC इंफॉर्मेशन फॉर शेयरिंग विद CKYCR अकॉर्डिंग टू ऑपरेशनल गाइडलाइन इश्यूड बाय देम। तो CKYCR ने ऑपरेशनल गाइडलाइन इशू की हैं। बैंकों को उन गाइडलाइंस के मुताबिक KYC के इंफॉर्मेशन को, KYC रिकॉर्ड को कैप्चर करना है और फिर उसको शेयर करना है विद CKYCR को। Now, KYC आइडेंटिफायर क्या है? So it is a unique number or code assigned to a customer by CKYCR। तो KYC आइडेंटिफायर है, ये एक यूनिक नंबर होता है या यूं कहें कि एक यूनिक कोड होता है तो जो हर कस्टमर को असाइन करती है CKYCR। उसी के बेसिस के ऊपर एवरीथिंग इज ट्रेस्ड। ऑपरेशनल एस्पेक्ट क्या क्या हैं इससे रिलेटेड? बैंक्स टू अपलोड रेगुलरली ऑन CKYC द KYC डेटा पर्टेनिंग टू ऑल इंडिविजुअल अकाउंट्स ओपनड ऑन और आफ्टर January 1, 2017। तो बैंकों को अपलोड करना है रेगुलरली। सो CKYCR के प्लेटफॉर्म के ऊपर CKYC डेटा को सो जितने अकाउंट्स इस डेट को या इसके बाद ओपन हुए उनका तुरंत साथ साथ करते रहना है। बैंक्स टू अपलोड KYC रिकॉर्ड ऑफ अकाउंट्स ऑफ लीगल एंटिटीज ओपन ऑन और आफ्टर 1 April 2021। तो यहां था इंडिविजुअल के केस में ये रिकॉर्ड इस डेट से और लीगल एंटिटीज के केस में दीज रिकॉर्ड्स फ्रॉम दिस डेट साथ साथ अपलोड करने हैं। इन केस ऑफ अकाउंट्स और ऑफ इंडिविजुअल्स, तो जो अकाउंट इन डेट से पहले खोले गए, इंडिविजुअल के केस में 17 से पहले, लीगल एंटिटीज के केस में 21 से पहले, तो उनके KYC रिकॉर्ड्स को अपलोड करना ड्यूरिंग द पीरियोडिक अपडेशन। तो जब उनका पीरियोडिक अपडेशन किया जाएगा तो उस समय इनको अपलोड करना है। अब इसका टाइम पीरियड कितना है? KYC इंफॉर्मेशन शुड बी अपलोडेड विद इन 10 days ऑफ कमेंसमेंट ऑफ अकाउंट बेस्ड रिलेशनशिप। यानी जिस दिन अकाउंट हमने ओपन किया KYC को पूरा करके, तो उसके विद इन 10 days दिस इंफॉर्मेशन इज टू बी अपलोडेड। अब देखिए कितने सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो पहले क्वेश्चन क्या बन रहा है कि किसको अथॉरिटी मिला है CKYCR के तौर के ऊपर काम करने की। देन CKYCR वो क्या क्या रिसीव कर सकती है या शेयर कर सकती है। बैंकों की ऑब्लिगेशन क्या है, ये अलग से क्वेश्चन बन गया
KYC आइडेंटिफायर क्या होता है, ये अलग से क्वेश्चन बन गया। तो यहाँ पे ये डेट्स, दोनों ही डेट्स अलग से क्वेश्चन बन गया। और इन डेट्स के बाद ये डेट है तो पीरियोडिक अपडेशन का क्वेश्चन बन गया। KYC इन्फॉर्मेशन को कितने पीरियड में अपलोड करना है, ये क्वेश्चन बन गया। यानी हर एक स्टेटमेंट अपने आप में एक क्वेश्चन है। बैंक्स विल कम्युनिकेट KYC आइडेंटिफायर टू द कस्टमर। तो KYC आइडेंटिफायर जो KYCR अलॉट करेगी कस्टमर को, हमने उसको इन्फॉर्म करना है कि भाई ये आपका कस्टमर आइडेंटिफिकेशन नंबर है। फॉर ओपनिंग एन अकाउंट इफ कस्टमर सबमिट KYC आइडेंटिफायर, अकाउंट ओपन करने के लिए अगर कस्टमर OVD प्रोवाइड नहीं करता, रादर वो KYC आइडेंटिफायर प्रोवाइड करता है बैंक को विद कंसेंट टू डाउनलोड रिकॉर्ड्स फ्रॉम KYC, तो उस केस में बैंक क्या करेगा, बैंक रिकॉर्ड को डाउनलोड कर लेगा फ्रॉम KYC प्लेटफॉर्म और उसको अपने रिकॉर्ड के ऊपर रख लेगा। कस्टमर नीड नॉट सबमिट सेम KYC रिकॉर्ड और इंफॉर्मेशन और एनी अदर एडिशनल आइडेंटिफाइड डॉक्यूमेंट और डिटेल अनलेस, तो कस्टमर को सेम KYC रिकॉर्ड सबमिट करने की या इंफॉर्मेशन सबमिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन कौन सी वो सिचुएशन है जब उसकी ज़रूरत पड़ेगी, देयर इज अ चेंज इन द इंफॉर्मेशन एज एग्जिस्टिंग इन रिकॉर्ड्स ऑफ CKYCR। सो जो रिकॉर्ड CKYCR के पास हैं, अगर उनमें किसी प्रकार का कोई चेंज आया है तो फिर वो चेंज रिलेटेड डॉक्यूमेंट सबमिट करना होगा, अदरवाइज कुछ भी सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है। द करंट एड्रेस ऑफ द कस्टमर इज रिक्वायर्ड टू बी वेरीफाइड, तो कस्टमर का जो करंट एड्रेस है उसको वेरीफाई करने की ज़रूरत पड़ती है, तो उस केस में भी वो डॉक्यूमेंट सबमिट किया जाएगा। बैंक कंसिडर्ड इट्स नेसेसरी टू परफॉर्म एनहेंस्ड ड्यू डिलीजेंस और बिल्ड एन एप्रोप्रिएट रिस्क प्रोफाइल ऑफ द क्लाइंट, बैंक को अगर लगता है कि जो ड्यू डिलीजेंस है उसको इंक्रीज करने की ज़रूरत है, या बैंक ने जो कस्टमर प्रोफाइल बनाया है वो एप्रोप्रिएट रिस्क प्रोफाइल नहीं है, तो उसको एप्रोप्रिएट रिस्क प्रोफाइल क्रिएट करना है कस्टमर का, तो उन केस में भी ये एडिशनल इंफॉर्मेशन ली जा सकती है। अब हम इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज CKYCR? CKYCR क्या है? एक बैंक है, एक एंटिटी है विच इज ऑथराइज्ड टू रिसीव, स्टोर, सेफगार्ड, रिट्रीव KYC रिकॉर्ड्स, एक गवर्नमेंट एजेंसी है या एक लीगल एंटिटी है। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट हमारा आंसर कौन सा बनता है? वो बनता है बी। ये एक एंटिटी है जिसको ऑथोराइज किया है कस्टमर का KYC रिकॉर्ड रिसीव करना, स्टोर करना, सेफगार्ड करना और रिट्रीव करना। हु इज ऑथोराइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू एक्ट एज CKYCR? सो किस एंटिटी को ये अथॉरिटी दिया गया है कि वो CKYCR के तौर के ऊपर काम करे? सो इट इज सरसाई, इट इज सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या इट इज SEBI। तो कौन सी वो संस्था है जिसको ऑथोराइजेशन अवेलेबल करवाया गया है? तो अगर हम रिकॉल कर सकते हैं तो बड़ी आसानी से आंसर दे सकते हैं, तो इट इज सरसाई। तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, सरफेसी एक्ट में सरसाई को हम एक और पर्पस के लिए यूज करते हैं, वो कौन सा पर्पस है? कैन यू आंसर दैट? क्या आप उसका आंसर दे सकते हैं? सो यस, दैट रिलेट्स टू चार्ज रजिस्ट्रेशन। हम कई प्रकार के चार्ज रजिस्ट्रेशन करवाते हैं अंडर सरफेसी एक्ट, वो भी हम सरसाई के साथ ही करवाते हैं। व्हाट इज KYC आइडेंटिफायर? यूनिक नंबर और कोड असाइन टू कस्टमर बाय CKYCR, यूनिक नंबर और कोड असाइन टू ए कस्टमर बाय द बैंक, यूनिक नंबर और कोड असाइन टू ए कस्टमर बाय गवर्नमेंट या असाइंड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो KYC आइडेंटिफायर क्या है? तो इट इज ए यूनिक नंबर और कोड। असाइन इसको कौन करता है? असाइन इसको करता है CKYCR, सेंट्रल KYC रिकॉर्ड्स
registry. Option A is our answer. When should banks upload KYC data on CKYR platform? तो कब उनको अपलोड करना है? For accounts of legal entities opened on or after this date, for individual accounts opened on or after this date, for accounts of individual opened prior to this and those of legal entities opened prior to this date, या all the above. तो क्या आंसर हमारा बनता है? ये सारे के सारे रिकॉर्ड्स ही अपलोड कर रहे हैं, लेकिन उनका टाइम पार्ट अलग अलग है। तो पहले 2 केसेस के अंदर इमीडिएटली विद इन 10 डेज, और बाकी केसेस में जैसे वो रिव्यू होंगे तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। फ्रेंड्स, आज के सेशन से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो उस क्वेश्चन को आप टाइप कर सकते हैं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर, हम वहीं से आपको सूटेबली आंसर कर देंगे। अगर आपकी कोई जनरल क्वेरी है तो ये हमारा ईमेल आईडी है, तो आप हमें यहाँ पे मेल कर सकते हैं। आज का सेशन अगर आपको यूजफुल नहीं लगा तो इसको डिसलाइक ज़रूर करना, लेकिन अगर सेशन आपको यूजफुल लगा है तो फिर इसे लाइक करने में संकोच मत करें, तो इसको लाइक कर देना। तो जब आप किसी भी वीडियो को लाइक करते हैं तो YouTube उसको ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को दिखाने की कोशिश करता है, तो यू विल बी हेल्पिंग अदर स्टूडेंट्स अगर आप लाइक को पुश कर देते हैं। इसको आप शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, कोलीग्स के साथ, अपने ग्रुप के थ्रू। अगर चैनल आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि आपको ऑन टाइम नोटिफिकेशन मिले और किसी भी क्लास को आप मिस ना करें। चलिए फ्रेंड्स, आज के सेशन को अब हम वाइंड अप करते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट।